हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास देखा जाए तो समय बहुत कम है। हमारे इस चैनल पर जो है आपके 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, जितने भी लेसन हैं, चैप्टर वाइज अलग अलग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सबके वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर के सभी वीडियोस को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा जो लेक्चर्स है, आज के इस लेक्चर्स में हम जो बात करने वाले हैं, ये जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ये जो हमारा लेसन है, ये आपके यूपी बोर्ड का जो है चौथा लेसन बनता है। देखो, इससे पहले का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों लेसन आपके फिजिकल केमिस्ट्री के बनते हैं और तीनों में जो है न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन और जो भी चीजें हैं, सारी चीजें हैं, डिफिनीशंस वगैरह जो भी हैं, इन सब के ऊपर जो है हमने एक न्यूमेरिकल का और एक डिफिनीशंस का अलग अलग दो दो वीडियो बनाया है, 1 शॉट का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट नीचे उसका लिंक दे रखे हैं, आप चाहे तो 1 शॉट का वीडियो जा करके देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें से देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो थोड़ा है। इसमें से क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक 5 नंबर का क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस लेक्चर्स में, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन जो है अक्सर जो है देखने को मिलते हैं। बड़ा आसान है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आए तो जाने ना पाए हाथ से, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत ही आसान है, एक बार देखोगे पूरा तैयार हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर आता है तो कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का हमारा जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा संक्रमण तत्व होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसके बाद इनके प्रमुख जो गुणधर्म है, इनके गुणधर्मों के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूरे आता है, तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, ये अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व एक बात जाने रहिएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को, यदि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इन्हीं को संक्रमण तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अरे लेसन कौन सा पढ़ रहे हो, डी और एफ पढ़ रहे हो ना, तो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है उसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसको दिमाग में बिठा लेना, नहीं किसी और को बता दो, ये डी ब्लॉक को तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इन सभी तत्वों के गुणधर्मों में बहुत ही भिन्नता होती है। यानी जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनके तत्वों में काफी ज्यादा, इनके जो गुणधर्म होते हैं ये काफी ज्यादा अलग टाइप के जो है पाए जाते हैं। भाई इसमें जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, ये सब के अपने अपने गुणधर्मों में काफी ज्यादा भिन्नता होती है, तो इसीलिए इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब ये तत्व होते कहाँ है? ये तत्व यस ब्लॉक और पी ब्लॉक, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में एक साइड में यस ब्लॉक है और दूसरे साइड में पी ब्लॉक है, और संक्रमण तत्व जो होते हैं ये बीच में रखे गए होते हैं। तो अतः अब इधर यस ब्लॉक, दूसरे साइड में पी ब्लॉक, और बीच में ये जो है संक्रमित रहता है, यानी बीच में पड़ा रहता है, इसीलिए इन्हें जो है संक्रमण तत्व कहा जाता है। कहाँ रखा गया है? आवर साड़ी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में जो है संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व को जो है रखा गया है। समझ में आई बात? अब ये जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है? n-1d। कहाँ भरा जाता है? n-1d। ये जो लिखा गया है n-1d कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यानी जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं, इन सभी संक्रमण तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है n-1d उपकोष में ही भरा जाता है। दूसरी बात हो गई। और इनका जो डी उपकोष होता है आंशिक भरा हुआ होता है, यानी पूर्ण भरा हुआ नहीं होता। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं इनका पूर्ण भरा हुआ नहीं होता है, सबका सब कुछ ना कुछ जो है आंशिक भरा रहता है। अब इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो डी उपकोष में पूर्ण भरे होते हैं। कौन कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए Zn है, Cd है, Hg, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी उपकोष जो है पूर्ण रूप से भरा होता है। इनको संक्रमण तत्व नहीं भी कहा जाता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व के श्रेणी में जो है सेकंड बी में जो है रखा गया है। अब इनके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जैसे मान लीजिए Zn है
तो परमाणु क्रमांक 30 है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 3d10 और फिर 4s2, ये आपका जिंक का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। काउंट कर लो, अरे 10 2 12 12 6 18 2 20 20 6 26 27 28 29 30। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप CD की बात करेंगे तो CD का जो है 48 होता है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 उसके बाद 3d10 फिर 4s स्क्वायर और फिर आगे बढ़ोगे 4p6 4d10 और फिर आपका 5s स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? इसको जरा काउंट कर लो भाई, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29 30 6 36 10 46 47 48। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपके CD का है। ये सब जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते? कहे नहीं जाते, बाकी रखे तो गए ही हैं। क्यों नहीं कहे जाते? क्योंकि इनका जो डी कोष है कंप्लीटली भरा हुआ होता है, इसीलिए इन्हें डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं कहा जाता। समझ में आई बात? तो ये तो आप पे हो गए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो डी उपकोष में भरा जाता है, N-1 डी उपकोष में भरा जाता है। और अगर देखा जाए तो इनके बाह्य कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो N-1 डी। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके सामान्य गुण कौन कौन से हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, तो इन संक्रमण तत्वों के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो देखो इसको हमने पॉइंट वाइज नोट कर दिया है, एक एक को हम बारीकी से समझने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अभी देखना तैयार हो जाएगा। सबसे पहला गुणधर्म यह है कि छोटे आकार एवं उच्च घनत्व होने के कारण ये तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं। देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो संक्रमण तत्व होते हैं इनका आकार छोटा होता है लेकिन घनत्व उच्च होता है। आप देखते हैं कोई भी आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ले लीजिए, इनकी वजनाएं में अधिक होते हैं। आकार तो छोटा होगा लेकिन घनत्व जो है उच्च होते हैं, तो वही लिखा है। और ये ऐसा होने के कारण भाई आकार छोटा हो घनत्व उच्च हो तो ये सब के सब जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी छोटे आकार तथा उच्च घनत्व होने के कारण ये सब के सब जटिल यौगिक का निर्माण करते। कौन? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व, चाहे डी ब्लॉक के तत्व कहो चाहे संक्रमण तत्व कहो, बात एक है। समझ में आ गई बात? और दूसरा इनका जो गुण है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है फिक्स नहीं होती। क्यों? परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था संख्या होती है एक से अधिक होती है, यानी किसी का फिक्स नहीं है कि इनकी ऑक्सीकरण एक ही होगी या इनका ऑक्सीकरण 2 होगा, इनका ऑक्सीकरण 3 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई एलिमेंट्स है एक से अधिक ऑक्सीकरण सब के सब प्रदर्शित करते हैं, यानी 6 भी प्रदर्शित करेगा, 5 भी प्रदर्शित करेगा, 1 भी प्रदर्शित करेगा, 2 भी प्रदर्शित करेगा, यानी हर एक एलिमेंट जो है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये मेन है, इसका जान रहिएगा। और तीसरा अगर है, तीसरा है एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। देखो इनका जो डी उपकोष होता है, इस डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि नहीं भाई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ये आपका डी उपकोष है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाई 5 चेंबर रहेगा, 10 इलेक्ट्रॉन तभी तो आएगा। तो इसमें मान लीजिए डी उपकोष है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो हर एक चेंबर में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और अगर किसी में है तो उसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, और जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी मान लीजिए ये अयुग्मित वाला सब भर दिया जाए, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन कर दिया जाए, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो यही जो है प्रतिचुंबकीय का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
समझ में आ गई बात। ये अर्धचुंबकीय गुण जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ये अर्धचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं। समान आकार के होने के कारण ये तत्व मिश्र धातु क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। अरे जो आप जानते हैं जैसे जो लोहा है, टीना है, चांदी है, ये सब क्या है, ये सब आपस में मिल करके मिला करके पिघला करके ये मिश्रातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्रातु कह लीजिए और चाहे मिश्र धातु कह लीजिए। कुल मिला के जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं ये समान आकार होने के कारण आपस में मिल करके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात। चलो अगला देख लेते हैं। डी उपकोष होने के कारण ये तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। भाई डी उपकोष इनके अंदर रहता है और डी उपकोष की यही खासियत होती है, ये सब आपस में कई एलिमेंट्स मिल करके जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। बात तो वही हो गई। चलो अगला देख लेते हैं। बहुत से संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी इसमें होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो सतही क्षेत्रफल ज्यादा, अरे इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है एक से ज्यादा होती है तो ये ज्यादा लोगों को अपने में जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद उनमें रिएक्शन करा देंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होता है और इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए ये जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। समझ में आए। जैसे आप ले सकते हैं Mn है, Fe है, Ni है, Co है, इस टाइप से एलिमेंट जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। अगला है ये धातुएं कठोर होती है। तो एक चीज जाने रहना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये जितनी भी, अरे सब धातुएं तो हैं, इसमें अधातु नहीं रखा है। एक चीज जाने रहना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं ये सब के सब धातुएं होती है और सभी धातुएं कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है। अब जब ये धातुएं कठोर होंगी तो जाहिर सी बात है इनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा। आसानी थोड़ी गल जाएगा, जरा से हिट होकर पिघल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप बता सकते हैं ये जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। जब कठोर होगा तो उच्च भी होगा, ज्यादा गर्माओगे तभी पिघलेगा। समझ में आया। अरे ये 500 हजार के प्लस पे जो है पिघलते हैं कुछ लोहा, क्या ऐसे पिघल जाएगा? जब आप 1000 प्लस पे हीट करोगे तब जाके पिघलता है। तो वही कह रहे हैं इनके गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होते हैं। समझ में आ गई बात। अगला है वर्ग फर्स्ट और सेकंड की तुलना में इन धातुओं का घनत्व अधिक होता है। भाई जो आप वर्ग फर्स्ट पढ़े हो, वर्ग सेकंड पढ़े हो, अरे वर्ग फर्स्ट वर्ग सेकंड कौन है? वर्ग फर्स्ट और सेकंड में जो है आपके क्षारधात, क्षारीय मृदा धात ये सब है। या आप इसी में डी ब्लॉक में भी आप पढ़े हैं, वर्ग सेकंड भी और फर्स्ट भी पढ़े हैं। तो इन वर्ग फर्स्ट और सेकंड की तुलना में अगर देखा जाए तो अदर ग्रुप जो है थर्ड बी से लेकर के फोर्थ बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, 8 ये सारे एलिमेंट जो होते हैं इनके जो इन धातुओं का जो घनत्व होता है कुल मिला के वर्ग फर्स्ट और सेकंड की तुलना में इन सभी धातुओं का जो घनत्व होता है उच्च होता है। समझ में आया कि नहीं? इनका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है क्योंकि वर्ग फर्स्ट और सेकंड में जो तत्व होते हैं उनका घनत्व कम होता है, हल्का होता है, जबकि अदर ये सब एलिमेंट्स जो होते हैं ये इनका घनत्व उच्च होता है। आगे दिया है इन तत्वों की प्रथम आयनन ऊर्जा एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है जबकि पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। देखो जो आयनन ऊर्जा होती है मतलब आयनित होने वाली ऊर्जा होती है वो एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है। अब काहे नहीं अधिक होगी? भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स है तो बाहर वाला यस ही है, उसी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक या दो निकलना होगा तो थोड़े ऊर्जा लगेगी, खट से बाहर निकल जाएगा। अरे एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, जैसे मान लो P6 लिखा गया है। अब अगर आप इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो भीतर वाला भरा हुआ है ये तुरंत खट से निकल जाएगा, थोड़े ऊर्जा दोगे। लेकिन यहाँ अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने आओगे तो भीतर वाला भी सपोर्ट करेगा, तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है काहे ज्यादा होगी? जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयनन ऊर्जा जो होती है एस ब्लॉक अधिक होती है। समझ में आई बात कि नहीं? कहा गया एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है जबकि पी ब्लॉक तत्वों से कम होती है। एक बात याद रखना, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी अपेक्षा इनकी कम होती है जबकि एस ब्लॉक से अधिक होती है। देखो एस ब्लॉक में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको आयनित करने के लिए ऊर्जा कम लगेगी। लेकिन अगर पी ब्लॉक की बात करोगे तो पी ब्लॉक में 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6-7 इलेक्ट्रॉन निकालने के ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। जबकि अगर हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों की तो संक्रमण तत्वों में 2-3 इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं तो कुल मिलाकर इनके जो आयनन ऊर्जा होती है एस ब्लॉक से अधिक होती है लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है। काहे को कम होती है? आप जानते हैं
कि ये जो हमारा आवर सारणी है ऐसे दिखता है। अरे सारणी टेबलिया ऐसे तो दिखता है, टेबल हमारा ऐसे दिखता है। इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, ये बिचौलिए में डी ब्लॉक है, आपका पड़ा रहता है, यही तो है। और नीचे एफ ब्लॉक 2 लाइन पड़ी रहती है। तो अब ये एस ब्लॉक से अधिक होगा तो पी ब्लॉक के पहले में है तो कम नहीं हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है एस ब्लॉक से अधिक होती है, लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है, क्योंकि उनसे पहले निश्चित है। ठीक, अगला है कि इन तत्वों की प्रकृति धनावेशित। अरे कहा नहीं धनावेशित होगा, सब के सब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या संक्रमण तत्व होते हैं, ये सब इनकी जो नेचर होता है वो धनावेशित प्रकृति का होता है। काहे नहीं होगा, अरे सब अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, धनावेश बनाएंगे, तो धनावेश बनाएंगे, धनावेशित प्रकृति होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, रिसीव करता है बाहर से, उनकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। और जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है सब निकालने वाले होते हैं, तो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनावेशित प्रकृति होंगे। समझ में आई बात। अगला है इन सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर देखा जाए तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये बहुत है। अब इनमें से जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य n-1 डी 1 से लेके 9 होगा। कितने से? जिनके डी में 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन होगा वो रंगीन गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी ये जो यौगिक होंगे वो रंगीन प्रकृति होते हैं, रंगीन दिखेंगे, रंगीन टाइप में होंगे। कौन? जिनका बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी होगा। डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन होगा। कितने से होगा? 1 से 9 इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा तो रंगीन दिखाते। लेकिन जिनका n-1 डी 10 होगा, जिनके डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन भरा होगा, वो रंगहीन होगा, उसमें कोई रंग नहीं होगा। जैसे पानी होता है ऐसे पानी जैसे होते हैं। तो वही लिखा है कि गुण n-1 डी 1 to 9 है तो रंगीन गुणधर्म दर्शाते हैं, जबकि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 10 होता है वह रंगहीन होते हैं। यानी ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन आता है वो रंगीन गुणधर्म दर्शाते हैं, जबकि जिनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन होता है वो रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता। तो ये तो थे कि हमारा संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। आपसे डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं पूछे तब भी आप बता सकते हैं, और संक्रमण तत्व क्या होते हैं तब भी आप बता सकते हैं, और इनके सामान्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। इतने पॉइंट्स जब आप बताओगे तो पूरा आपको 5 नंबर मिलेगा। उल्टा सीधा लिख के आओगे तो 5 नंबर नहीं पाओगे, 2-3 नंबर पाके काम चला लो। अब इसी क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं कहे जाते। अरे हाय लिखे तो गए हैं संक्रमण तत्व में ही, लेकिन वो संक्रमण तत्व नहीं माने जाते हैं। तो देखो एक चीज जाने रहना कि 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपका सेकंड बी वाला जो एलिमेंट्स है, कौन सा? सेकंड बी, जो पी के पहले और डी के लास्ट वाले में है सेकंड बी। ये जो आपका सेकंड बी होता है, जैसे जिंक का है, सीडी है, और ये मरकरी भाई इसका 30 होता है, इसका 48 होता है और इसका 80 होता है। इन तीनों एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनका जो डी उपकोष होता है वो भरा हुआ होता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये रखे तो गए हैं थर्ड बी में, यानी डी वाले में ही रखा गया है, लेकिन इन्हें जो है डी उपकोष यानी संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। इसका ध्यान में रखिएगा, ये आपके विकल्प में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन रख देगा, एक ऑप्शन इसमें से रख देगा, बाकी 3 जो है अलग रख देगा, डी का वाला रख देगा और कहेगा बताओ इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं माने। आप फंस जाओगे, लगा दोगे कोई एस वाले को या पी वाले को, तो यहाँ से ये सब नहीं बताना है आपको, इनमें तीनों को याद रखना है। इनमें से बता देना कि ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते अगर ऐसा पूछता है तो बताइए कि इनके जो डी कोष होते हैं पूर्णतः भरे हुए होते हैं, अतः इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, काफी पूछा गया है, तो उम्मीद है कि फिर आ सकता है, तो इसलिए समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप हमसे जुड़े रहिए और तैयारी आपकी बोर्ड एग्जाम से कंप्लीट करवा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं।